जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक शाह है, साहिवाल से मेरा ताल्लुक़ है और मैं इंशाल्लाह आज से आपको जो है वो इकोनॉमिक्स के लेक्चर डिलीवर करूँगा। BScs सेकंड सेमेस्टर इसके कोर्स में जो है वो इकोनॉमिक्स भी शामिल है। तो लेकिन प्रोसीड करने से पहले हम लोग पहले ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा मैं आपको जो है वो तारुफ़ करवा देता हूँ ताकि आप इससे जो है वो पता लग जाए कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमने जो है वो अपने आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो है वो इकोनॉमिक्स का वर्ड देखते हैं इसका हम, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स जो है वो शुरू कहाँ से हुई थी। तो इकोनॉमिक्स का वर्ड जो लिया गया सबसे पहले वो एक लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था, उससे लिया गया था, जिसको हम ओइकोनोमोस कहते हैं। ओइकोनोमोस ये इकोनॉमिक्स का वर्ड जो है सबसे पहले ये यूज़ हुआ था कि एक घर में रहने वाले लोग, एक घर में रहने वाले लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। बाद में ये लफ्ज़ घर से निकला, ठीक है। पहले ये कहाँ तक महदूद था, ये लफ्ज़ सिर्फ एक घर तक महदूद था कि एक घर में रहने वाले लोग जो है वो कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन बाद में ये निकला लफ्ज़, ठीक है, घर से, ये लफ्ज़ कहाँ पे आ गया, रियासत पर, यानी स्टेट पर आ गया, ठीक है, कि पूरी रियासत में यानी पूरे मुल्क में रहने वाले लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम चेंज होकर वो पॉलिटिकल इकानमी हो गया। यानी लोग इसको सियासत का हिस्सा समझना शुरू हो गए कि सियासत भी जो है वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। लेकिन बाद में इसमें मज़ीद डेवलपमेंट हुई, लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल लफ्ज़ अलहदा है और इकोनॉमी का लफ्ज़ जो है वो अलहदा होता है, इसलिए पॉलिटिकल लफ्ज़ ख़त्म हो गया पॉलिटिकल का, और यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड रह गया, वो था इकोनॉमिक्स, ठीक है। उर्दू में हम इसको माशियात कहते हैं। ये तो था इसका इर्तिका कि इसके लफ्ज़ में डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई और किस तरह जो है ये लफ्ज़ ओइकोनोमोस से इकोनॉमिक्स जो है ये बना। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में डिस्कस किसको किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हर जो सब्जेक्ट है उसका एक सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी उसके अंदर कोई एक महवर होता है, उस सब्जेक्ट का एक ओरिजिन होता है, उस सब्जेक्ट का एक ओरिजिन होता है, महवर होता है, यानी वो सब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द ही जो है वो घूमता रहता है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं इस्लामियात को, इस पे किसके ऊपर बहस होगी, इस पे यकीनन इस्लामियात पे बहस होगी, ठीक है, कि इस्लाम के टॉपिक इसके अंदर पूरी बुक के अंदर पूरे टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करने होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप मुतालिया पाकिस्तान ले लें, इसके अंदर किसके बारे में डिस्कस होगी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में, यानी ये पूरी बुक या पूरा टॉपिक ये किसके ऊपर जो है वो करेगा, डिपेंड करेगा, ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह हम फिज़िक्स को देखते हैं, ठीक है, वो सारी जो है वो मैटर के ऊपर, मादे के ऊपर करती है। इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री के ऊपर आगे आ जाएँ तो वो गैसेस वगैरह जो है, मालिक्यूल वगैरह, इसकी गिर सारी जो है वो डिपेंड करती है। इकोनॉमिक्स किस पर डिपेंड करती है, तो इकोनॉमिक्स का जो मौजू बहस है वो इंसान है, यानी एक इंसान जो है वो अपने रोज़मर्रा मामलात कैसे जो है वो तय करता है। अपनी महदूद सी आमदनी में, अपनी थोड़ी सी आमदनी में वो अपनी बेशुमार ख्वाहिशात को कैसे पूरा करता है, बेशुमार ख्वाहिशात को कैसे पूरा करता है। तो दूसरे नंबर पे अब जो चीज़ आती है वो आती है इसका बानी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसके वर्ड को देखा, ये कैसे वजूद में आया, फिर हमने देखा कि इसमें टॉपिक जो है वो कौन सा डिस्कस किया जाता है। तीसरे नंबर पे जो हम चीज़ देखेंगे वो है इसका बानी कौन है, यानी सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। तो इसमें आप याद रखिए वो नाम आएगा एडम स्मिथ का। स्कॉटलैंड का ये रहने वाला था, इसने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसको हम क्लासिकल मकतब फ़िक्र भी कहते हैं।
मकतब फ़िक्र मतलब कि जो स्कूल ऑफ थॉट होता है किसी भी इदारे को प्रमोट करने के लिए या उसके ऊपर सोच विचार करने के लिए एक स्कूल होता है, ठीक है। जैसे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या स्कूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी होगा, ठीक है। इसी तरह स्कूल ऑफ एक इकोनॉमिक्स भी, लेकिन क्योंकि ये सबसे पुराना था, क्लासिकल पुराने को कहते हैं, तो इसका ये मतलब कि पुराना सबसे पहला जो वजूद में आया था वो क्या था, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसके भी बानी कौन कहलाएंगे, ये एडम स्मिथ ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स की थी पहली स्टेज, ये इकोनॉमिक्स की पहली स्टेज थी। दूसरी स्टेज कौन सी, न्यू क्लासिकल। इसके बानी कौन थे, वो थे मार्शल। यानी एडम स्मिथ के बाद किसका नाम आएगा बेटा, इसमें फिर मार्शल का नाम आता है, ठीक है। इसके बाद मार्शल का नाम आएगा। फिर तीसरी स्टेज कौन सी, इसको कहते हैं जदीद नज़रिया यानी मॉडर्न थ्योरी। इसमें किसका नाम आता है जी, रॉबिन्स का नाम आता है। तो ये तीनों जो है पहले इकोनॉमिक्स को आगे लेके चले। अब इसने किसके ऊपर डिस्कस किया था, क्लासिकल मकतब फ़िक्र यानी कि एडम स्मिथ। इसने किस बात को एक्सप्लेन किया था, इन्होंने कहा था कि माशियात दौलत का इल्म है। यानी दौलत के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग दौलत को हासिल करना बुरा समझते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि हम दौलत के बगैर अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते। लिहाजा इसके पीछे भागना या इसको हासिल करना कोई भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन शायद शर्तें लगा दी जाती है कि दौलत को हलाल और जायज़ तरीक़ों से हासिल किया जाए। तो ये मुख्तसर तारुफ बेटा इसका हो गया क्लासिकल का। अब हम ये देखते हैं न्यू क्लासिकल को देखते हैं, ठीक है। मार्शल को देखते हैं। इसने क्या कहा था, माशियात मादी फलाह का इल्म। अब ये फलाह का मतलब क्या होता है, वैसे तो हम कामयाबी लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने इसका मतलब जो है ये फ़ायदा के मानों में लिया है, ठीक है। कि इंसान की सारी ज़िंदगी अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने में या अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने में गुजर जाती है। इंसान की सारी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल बनाने में गुजर जाती है। हम करते भी ऐसे ही रोज़मर्रा रूटीन में। हमारे जो पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, हमारे जो भाई जॉब कर रहे हैं, वो किस लिए जॉब कर रहे हैं, वो सारा सिर्फ इसलिए जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मादी फलाह को, इसको हासिल करने के लिए कर रहे हैं। ये इन दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया। तीसरे पे देखते हैं रॉबिन्स ने क्या कहा था। रॉबिन्स का कहना था कि हमारे जो ज़राए होते हैं, यानी चीज़ को पूरा करने के लिए जो जेब में पैसे होते हैं, ठीक है, जो ज़राए होते हैं चीज़ को पूरा करने के लिए जो सोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ये हमारे पास महदूद होते हैं, ठीक है। ज़राए क्या होते हैं, महदूद होते हैं। लेकिन हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं, इनको पूरा करने के लिए, ठीक है, ज़राए महदूद, ख्वाहिशात क्या होती हैं, ये अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। इंसान के पैदा होते ही पहले सेकंड से इनका सिलसिला क्या होता है, शुरू हो जाता है, और मरते दम तक ये सिलसिला क्या होता है, चलता रहता है। तो ये बेटा हो गया इकोनॉमिक्स का मुख्तसर तारुफ, ठीक है। इंसान में हमने इसको डिस्कस करना है। और अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ, ठीक है, कि इसमें मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ वो क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आएगा मेन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम मुख्तलिफ जो है वो एराज़ को, यानी मुख्तलिफ अदवार, ठीक है, आज़ादी से लेके अब तक जो कुछ हुआ मेन पॉइंट सारे वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा एग्रीकल्चर, फिर आपकी इंडस्ट्री आ जाएगी, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, पॉवर्टी आ जाएगी यानी गुर्बत, फिर इसके बाद डेट आ जाएगा, ठीक है। इसमें बी साइलेंट होता है, ओके, बी नहीं बोला जाता, ये डेट लफ्ज़ है, यानी कि कर्ज़े वगैरह जो है उनका बोझ हमारे ऊपर जो है ये डिस्कस होगा। फिर उसके बाद ये IMF वगैरह, ठीक है, इसको देखेंगे, WTO को देखेंगे। फिर ये छोटे छोटे टॉपिक हैं ये एक एक क्वेश्चन के। चाइल्ड लेबर आ जाएगा। ये हमारे जो हैं मेन टॉपिक्स हैं जो हमने अपने आउटलाइन में डिस्कस करने हैं। इनसे फिर आगे मज़ीद जो है वो क्वेश्चन निकलेंगे। तो इसके लिए अब हम अपनी जो है वो पहली रीडिंग देखते हैं। इसमें जो है वो लेक्चर नंबर 1 को अब हम देखते हैं।
सबसे पहले नंबर पे देखें आप, हेडिंग दी हुई है उसने, द 1950s एरा ऑफ अ ट्रेडिशनल इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, यानी 1950s की जो है वो अब इसके अंदर बात होगी। इसमें देखते हैं मेन में चीज़ें क्या रूनुमा हुई थी। द 1950s वाज द फर्स्ट डेकेड ऑफ प्लानिंग, ये पहली दहाई थी, ठीक है। डेकेड का मतलब दहाई होता है, 10 सालों को हम डेकेड बोलते हैं। आफ्टर लॉन्चिंग द कोलंबो प्लान इन 1951, यानी कि सबसे पहले जो है तरक्याती मनसूबाबंदी। कोई भी मुल्क जब तरक्की जो है वो करना चाहता है, जब भी कोई जो है उसने कोई अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाना होता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करता है, क्योंकि प्लानिंग के बगैर जो है वो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कोलंबो, श्रीलंका से जो है वो इसका आगाज़ हुआ था। पाकिस्तान इंस्टीट्यूटेड a series of 5-year plans during the period of 1955-1998 and a 10-year perspective plan alongside a rolling, मतलब कि इस जो मनसूबे को साथ साथ जो है वो लेकर चले। इस अरसे में जो है वो कुछ मनसूबे बनाए गए। तो इसका जो सबसे पहला मेन चीज़ 1950 में वो थे तरक्याती मनसूबे, यानी पहले 3-4 लाइनों में उसने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि जो है वो मनसूबों को कैसे लेकर चल रहा है। फिर नीचे आ जाएं ज़रा इसकी 5वीं लाइन में, बैन द इम्पोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड लग्जरी गुड्स 1952, 1952 में क्या हुआ जी? सनतों को देखा गया, ठीक है। यानी इस पैरे की दूसरी चीज़ क्या है? सनतों की तरक्की। सनतों को देखा गया, ठीक है। हमारी जो फजूल किस्म की जो एक्सपोर्ट थी, यानी ऐसी एक्सपोर्ट जिनकी हमको ज़रूरत नहीं थी, वो एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई और लोगों को ये कहा गया कि वो अपनी मुल्क की बनी हुई चीज़ों को क्या करें, परचेज़ करें। फिर उसके बाद देखें कुछ लाने छोड़ के नीचे उसने लिखा हुआ है, US military and economic aid of $500 million during 1955-58. Consequently, Pakistan entered a phase of foreign aid dependent growth in the 1950s. फिर 1958 में मार्शल लॉ लग गया। इसका तीसरा पॉइंट वो था जी, मार्शल लॉ लग गया। इसका भी इकोनॉमी पे बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सारे जो है वो सेक्टर आपके पीछे रह जाते हैं। फिर इसका असर किस चीज़ के ऊपर पड़ा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब ये एक नई टर्म आ गई, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये होता है अदायगियों का तवाज़ुन। यानी जितने की आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितने की इंपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो बराबर होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये सारी सिचुएशन हुई जिसके नतीजे में हमारा ये सिस्टम क्या हो गया? ख़राब होना शुरू हो गया। नीचे उसने कुछ फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अब ठीक है। ये हम जो भी एरा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें उसने आपकी जो GDP है, ठीक है, एक और नई टर्म आ गई यहाँ पे, अब वो है GDP। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाने के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाने के लिए हम लोग इसको देखते हैं। आपने अक्सर न्यूज़ में भी सुना होगा, ठीक है, कि इस मुल्क की GDP इतनी होगी, इस मुल्क की GDP इतनी होगी। ये डोमेस्टिक का मतलब होता है मुल्क के अंदर, ठीक है। यानी सिर्फ एक साल के अंदर आपके मुल्क के अंदर जहाँ से भी, यानी एग्रीकल्चर से, ट्रेड से, इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्ट से, कम्युनिकेशन से, हर जगह से जो कुछ भी जो पैदा हो रहा है, एक साल में अगर हम उसको इकट्ठा कर लेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी GDP बन जाती है। तो ये हमारी फिर नीचे आना शुरू हो गई। इसके जो है वो मुख्तलिफ फिगर्स यहाँ पे दिए होंगे, ठीक है। इसको आपने जो है वो यहाँ से देख लेना है। इसकी लास्ट 2 लाइनें फिर मैं पढ़ देता हूँ। एग्रीकल्चर ग्रू एट द रेट ऑफ 1.6% पर एनम का मतलब होता है सालाना, एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रू एट द रेट ऑफ 7.7% पर एनम इन द 1950s। इन 1959-60 पर कैपिटा GNP वाज 355 इन वेस्ट पाकिस्तान, RS 269 इन ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि जो है मशरक़ी और जो मगरबी पाकिस्तान तब इकट्ठे थे, लिहाजा दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। चलें, दूसरा एरा अब किस चीज़ का आ गया जी? वो है 1960s का। सबसे बड़ा फीचर इसका जो जंग लगी थी इसके अंदर, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे।
Amidst massive inflow of American aid, political stability enabled Pakistan to sustain high rates of growth in the 1960s. 60s में जो है वो कुछ माशी बढ़ोतरी होना शुरू हो गई थी, यानी कुछ ना कुछ जो है वो हमने थोड़ा सा चलना शुरू कर दिया था. Poverty headcount ratio expressed as percentage of population ranged from almost 50% in the early 1960s to 54% in 1963-64. In the 1960s, Pakistan achieved agriculture growth rate of 5% per annum. यानी 5% सालाना के हिसाब से हमने एग्रीकल्चर में ग्रोथ की, और ये कोई छोटा फिगर नहीं है. 5% जो है वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है. अचीविंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन वाटर सोर्सेज, पानी की सहूलियत थी हमारे पास. इंक्रीज इंसेंटिव्स फॉर फार्मर्स, किसानों को इंसेंटिव दिए गए. मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीनों के निज़ाम को बेहतर किया गया. इंक्रीज यूजेज ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, खादों का इस्तेमाल और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल भी किया गया. तो इसका जो पहली चीज़ इसमें आती है वो क्या है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो गई थी इस एरा में. ज़राअत पर तवज्जो दी गई थी. फिर एक जो दरमियान में ख़राबी आई थी वो क्या थी, जंग. ठीक है, ये सब इसको जानते हैं. 1965 इसमें जो है वो काफ़ी माशी हालात हमारे ख़राब हो गए थे. लेकिन फिर एंड पे देखें इसके जीडीपी की, जो जीडीपी के फिगर्स दिए हुए हैं दोबारा उसने, इसको देखते हैं. Pakistan achieved the large scale manufacturing grow at lower rate of 10% per annum during 1965 to 70. Pakistan achieved an average annual growth rate of 6.7% in GDP during 1960 and 1970. फिर ये पिछले डेकेड में कितना था, ये 5% था, लेकिन इसमें बढ़ के ये कितना हो गया, 6.7. यानी जंग के बाद भी कुछ सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई, और हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी चीज़ों के बनाने वाले सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने एक बार फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया. जी ये इसके थे मेन पॉइंट. अब आगे देखते हैं 1970s का एरा. ठीक है, 70 के डेकेड में क्या हुआ था इसमें अब देखते हैं. बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंटर रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी महरूमियत को कहते हैं. ईस्ट पाकिस्तान रिवोल्टेड अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट बांग्लादेश 1971. तो सबसे पहली चीज़ 70s का आगाज़ ही कहाँ से हुआ था, बांग्लादेश बन गया. 1971 में बहुत सारी जो है वो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे चली गई. ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर की ज़मीनें जो है मतलब कि जहाँ पे फसलें अच्छी होती थी वो काफ़ी सारा एरिया बांग्लादेश के पास चला गया, जिससे हमारी जो है वो माशी हालात काफ़ी इससे डिस्टर्ब हुए थे. ओके, देन द मार्शल लॉ अथॉरिटीज़ एम्पावर्ड द सोशलिस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमिस्ट वेरी डिफ़िकल्ट मैक्रो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस. उस वक्त जो है वो पीपीपी की गवर्नमेंट थी, उनको काफ़ी मुश्किलात जो है वो उनका सामना करना पड़ा. पॉवर्टी इंसिडेंट्स रोज़ 55% इन 1971 to 72. गुर्बत का हाल देख लें, ये 55% तक इसमें क्या हो गया, इजाफ़ा हो गया. फिर जो दरमियान वाली लाइनों में इसने यहाँ पे अब लिखा होगा वो तेल की कीमतों वाला, इनमें जो है वो बहुत चेंज आया था. ठीक है, इनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी. ऑयल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसका असर जो है वो पूरी वर्ल्ड पे पड़ा था. आखिरी 3 लाइनें मैं इसमें रीड कर देता हूँ. फिर इसमें जो है वो फिगर्स देखेंगे अब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के और एग्रीकल्चर सेक्टर के. While the large and medium scale private manufacturing contributed 75% of the value added and 70 to 80% of the total investment in manufacturing in 1970s, the remainder of the 25% of the value added. जी यहाँ पे एक लफ्ज़ आया वैल्यू एडिड. ठीक है, यानी चीज़ के बनने के साथ साथ जो उसकी मालियत में इजाफ़ा होता जाता है, चीज़ को बनाते वक्त उसकी जो मालियत में इजाफ़ा होता रहता है, ऐसी चीज़ों का हम वैल्यू एडेड गुड्स कहते हैं. ठीक है, यानी जितनी चीज़ को बनाने पे ज़्यादा कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा वो वैल्यू एडेड होती है. ठीक है, वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. ये बस इसमें 2-3 चीज़ें 1970s में थी. ठीक है, अब हम अगले एरा पे आ जाते हैं. ठीक है, 80s में हम चीज़ें क्या हुई थी जी,
Hallmarks of 1980s were the reversal of the nationalization regime of the 1970s and the revival of private sector's industrial investment, which led to high rates of growth. इदारों को नेशनलाइज कर दिया गया इदारों को, ठीक है, यानी काफ़ी सारे जो इदारे थे वो हुकूमत ने अपने पास ले लिए। तो उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं, कोमियाना कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम इसको कोमियाना कहते हैं, यानी जब इदारे जो है वो प्राइवेट से जब गवर्नमेंट की तहवील में आ जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोमियाना कहते हैं। चौथी लाइन में इसके देखें ज़रा, द गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इस्लामिक इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। जी ये एक अहम जो है वो इसमें एलिमेंट था 1980s में, 85 के करीब जाके ये हुआ था। सूद के बगैर बैंकिंग, इसमें जो है PLS को मुतारफ़ करवाया गया, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, यानी आप लोग जो है वो बैंक में पैसे जमा करवाते थे तो बैंक उन पैसों से बिज़नेस करता था, बैंक उन पैसों से बिज़नेस करता था, और अगर आपको प्रॉफिट होता था तो उसमें से आपको पैसे मिल जाते थे, अगर लॉस होता था तो फिर आपको भी लॉस का सामना करना पड़ सकता था। तो इंटरेस्ट को ख़त्म किया और इसकी जगह पे ये चीज़ें जो है वो मुतारफ़ करवाने की कोशिश की गई। हालांकि ये सिस्टम ज़्यादा देर तक नहीं चल सका और आज वही जो इंटरेस्ट वाला सिस्टम है वो हमारे सामने चल रहा है। एक और अहम चीज़ जो है वो इसमें वो क्या है, वो आप देखेंगे वो है कर्ज़ों का बोझ। यहाँ से शुरू होकर यहाँ आते आते यहाँ आते आते यहाँ आते आते, ठीक है, कर्ज़ों का बोझ भी बढ़ता गया। बहुत कम जो है वो इंस्टॉलमेंट्स कर्ज़ों की वापस की गई, लेकिन सूद समेत ये कर्ज़ों का बोझ साल हर साल क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। द इंक्रीजिंगली enlarged budget deficit in the early 1980s were financed mainly via non-bank domestic borrowing. Domestic debt grew from 58 billion in mid 1980 to 521 बिलियन इन 1988। अब ये देखें ज़रा कितना बड़ा डिफरेंस है, इस लाइन को दोबारा देखें। इसकी वजह से जो है वो सारी सिचुएशन जो है वो फेस करना पड़ी, जो मुश्किलात जो है, दोबारा देखें इस लाइन को। 58 बिलियन किस में था, 1981 में, ठीक है। 88 में सिर्फ 7 सालों में कितना हो गया, ये फिगर 521 तक चला गया। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है नतीजतन, नतीजे के तौर पे क्या हुआ, द पब्लिक डेट GDP रेशो जो है वह 77.1% इन 1988, 81.9% इन 1989, यानी हमारी GDP का बहुत बड़ा हिस्सा तो कर्ज़ों में चला जाता था। तो बाकी चीज़ों के लिए कहाँ से मिलते पैसे, एजुकेशन के लिए क्या होता, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मिलता, इंडस्ट्री को क्या मिलता, ज़्यादा तो जो है वो इसमें चले गए सारे पैसे। डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन 1985, फिर जमहूरियत का दौर आया। ड्यूरिंग 1990 पाकिस्तान एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ GDP वाज 6.3%। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बूम अकर्ड, यानी एक दफ़ा फिर जो है वो बनाई हुई चीज़ों में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मतलब होता है तैयारशुदा अशिया जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। बूम अकर्ड इन द 1980s विद एन एनुअल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट ऑफ 8.8%, एनुअल एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ 8.8% एंड एन एनुअल एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ 5.4%। ये फिगर हर एक के आखिर में आने और ये आपने लाजमी लिखने हैं, यानी जितने भी एराज आ रहे हैं उनके जो आखिरी 5-5, 6-6 लाइनें हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने हर एरा के अंदर लाजमी बयान करनी है। आगे आ जाए 1990s में आ जाते हैं अब। In the 1990s, Pakistan confronted the problems of declining worker remittances and rising external deficits। खसारा बढ़ता गया, फिर यही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है, कर्ज़ों का बोझ ये फिर बढ़ता गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट शार्पली इंक्रीज, शार्पली का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ गया, 5.9% इन 1991 एंड 7.2% इन 2000। कहाँ 5.9 और चंद सालों में ये 7.2% हो गया। पाकिस्तान फाइनेंस द एनलार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट विया
द सस्टेन्ड इंक्रीज इन हर रेजिडेंट्स फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स। इन 1995 एक्सटर्नल डेट अमाउंट 30 बिलियन, एक्सटर्नल डेट ट्रिपल्ड, 3 गुना हो गई 1980 से लेके 1995 तक। फिर कर्ज़ों का बोझ जो है यहाँ पे बढ़ता गया। इसके बाद जो फिर एक चीज़, अहम चीज़ यहाँ पे जो आई वो थे एटमी धमाके। 1998 में जो हुए थे, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो बजट का काफ़ी हिस्सा उसके ऊपर चला गया। सिमिलरली द पब्लिक डेट रेवेन्यूज़ रेशो रोज 624% इन 1998 to 99। इंटरेस्ट पेमेंट्स रेवेन्यू रेशो रोज टू 45.6% एंड द पब्लिक डेट बिकम अनसस्टेनेबल। शरह सूद भी कर्ज़ों पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर लाइकलीहुड ऑफ एक्सटर्नल डेट डिफ़ॉल्ट एमर्ज इन 1996 एंड 1998 ड्यू टू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज्ड इन रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट 28 मई 1998। फिर वही जो है फिगर यहाँ पे अब दे रहा है जो मैंने आपको बताए थे। आपने हर जो है एरा के आखिर पे लाजमी लिखने हैं, वो देख लें आप। फिर ग्रोथ रेट यहाँ पे दिया हुआ है 4.4% है, ठीक है। लार्ज स्केल ग्रोथ है 4.8%। पॉवर्टी बढ़ गई, ठीक है, वो 30.6% 1998-99 में। और आखिरी एरा जो आता है वो है 2000 का एरा। इसको देखते हैं अब। इसमें अहम चीज़ें क्या रूनमा हुई थी। इन 2001 द ऑफिशियल डेट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी जज द हाई पब्लिक डेट एज अ मेजर काज ऑफ डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट टू लेस दैन 4% पर एनम। साल हर साल जो है इन कर्ज़ों की वजह से आमदनी का तनासब कम होता चला गया। फिर कोई दूसरी अहम चीज़ गुर्बत, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। जब गुर्बत बढ़ती है तो इसका असर किसके ऊपर पड़ता है? रोज़गार की सतह ये कम होना शुरू हो गई। गुर्बत ज़्यादा होती है, ठीक है, लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे कोई नहीं। जब लोगों के पास जो है खर्चने के लिए पैसे कम होंगे तो जो बाज़ार से इन्होंने चीज़ें लेनी है असर उसके ऊपर पड़ेगा ना, असर उसके ऊपर पड़ेगा। अशिया सार्फिन की जो तलब है, यानी जो चीज़ें हमने ख़रीदनी है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब उनकी डिमांड कम होगी तो असर क्या होगा, चीज़ें बगैर सेल हो रह जाएंगी। जब चीज़ें ही कारखानादार की सेल नहीं होगी तो फिर नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जब नई इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो क्या होता है, रोज़गार की सतह वो कम हो जाती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं। फिर आखिरी 4 लाइनों पे आ जाएं। इसने वही जो है मैन्युफैक्चरिंग के फिगर्स दिए होंगे और इसने इसके अंदर एग्रीकल्चर के फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक 25% है, 56% है, 53%। जीडीपी शेयर ऑफ इंडस्ट्री रोज फ्रॉम 9.6%। इस तरह ये जो है बढ़ता गया। अब हर सवाल के एंड पे ये लाजमी लिखना है आपने। जो सारा पढ़ लिया उसका नतीजा बहस क्या निकल रहा है, यानी जो सारा हमने पढ़ लिया इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाईलाइटेड द की रोल प्लेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सारी बहस है हमने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अहमियत जो है, यानी चीज़ों को तैयार करने वाला जो शोबा है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान प्रोग्रेस्ड फ्रॉम इट्स स्टेटस एज अ लो इनकम टू अ लोअर मिडल इनकम कंट्री एंड अचीव हर ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कम हो जाना, यानी इसको कम किया जाए। पहली चीज़ उसने यहाँ पे क्या बताई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चीज़ों को बनाने वाला सेक्टर है, उसको इम्प्रूव किया जाए। दूसरे नंबर पे इसको कम किया जाए, फिर इसकी सतह को बुलंद किया जाए, यानी लोगों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करनी चाहिए। आखिरी 2 लाइनें पढ़ देता हूँ। हाई लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड ग्रेटर ओपननेस टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी हुकूमत को भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शुक्रिया जी।